नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहले आते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी को ये मौके क्यों देते हैं? क्यों ऐसे मुद्दे उठाते हैं, उनको तूल देते हैं जिसका कांग्रेस पार्टी को तो किसी चुनाव में किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है, पर इनके अपने खानदान की टोपी भी उछलती है। जो धत कर्म है उनकी भी चर्चाएं हो जाती हैं, और जो पाखंड हैं या जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है इनके वंश ने, इनके पूर्वजों ने, उसकी भी बखियां उधेड़ दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ आती है, उनके सहयोगी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अगर हम यही मुद्दा लें जिस पर संसद में चर्चा हुई, इन्हीं की डिमांड पर, पिछला सत्र भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इस सत्र में भी लगातार हंगामे किए, 8-10 दिन तक पार्लियामेंट चलने नहीं दी, बाहर भी भीतर भी तमाम तरह के एसआईआर पर, वोट चोरी पर आप चर्चा कराइए। हासिल क्या हुआ ये चर्चा की डिमांड करके? उनको इतना भरोसा है कि हमने इस देश में आजादी के बाद 56 साल राज किया है और ये नरेंद्र मोदी इंट्रूडर है, ये और बीजेपी घुसपैठिया पार्टी है। ये कहां से आ गए? इन्होंने फेक नैरेटिव के आधार पर, झूठी कहानियों के आधार पर, सपने दिखाकर, देश को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान को भिड़ाकर और बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने के अभियान पे काम करके उन्होंने राज किया है। और उनको लगता है वो आज भी जो है इसी झूठ के सहारे इस लड़ाई को जीत लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने झूठी कहानी चलाई, जो फेक नैरेटिव चलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उनकी सीटें बढ़ गई और उन्होंने बीजेपी का बहुमत आने से रोक लिया। 272 सीटों पे बहुमत चाहिए होता है लोकसभा में और बीजेपी 240 पे अटक गई, तो उससे उनका ये विश्वास और मजबूत हो गया कि हम तो है जो है बीजेपी को हम हरा सकते हैं। हालांकि उनको जो है झटका लगा तो 3 महीने बाद ही अक्टूबर 2024 में लग गया हरियाणा में, नवंबर में लग गया महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, फरवरी में लगा उनको दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, और अभी नवंबर में पिछले महीने लगा उनको बिहार विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उनको लगता है कि जो जो उनकी स्ट्रेटजी है, विदेशी ताकतों के बल पर जो उन्होंने षड्यंत्र किए हैं पिछले 11 सालों में, जॉर्ज सोरोस है, डीप स्टेट है, हिडनबर्ग है, अब इतनी बातें हो चुकी हैं। वो कितने देशों में जाते हैं और दौरे करके आते हैं, क्या बोल के आते हैं। उनको भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती अपने यहाँ आकर ज्ञान बांटने के लिए। यहाँ तक कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट की भी कोई यूनिवर्सिटी उनको नहीं बुलाती। तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में उनकी सरकार है और केरला में भी उनकी स्थिति अच्छी है। तमिलनाडु में भी उनके गठबंधन की वो गठबंधन के हिस्से हैं, इंडी अलायंस के। झारखंड में भी वो गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन वहां कोई नहीं बुलाता उनको। तो राहुल गांधी की ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और मैं तो हैरान हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन इतना झूठ कैसे बोल सकता है कि 1950 के 51 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि इलेक्शन कमिश्नर को लीगल इम्यूनिटी रहेगी, उसके ऊपर कोई मुकदमा सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद नहीं चलाया जा सकता। और राहुल गांधी लोकसभा के फ्लोर पे बोल रहे हैं कि ये प्रोविजन मोदी गवर्नमेंट ने किया है। मैं हैरान था कि वो इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में के इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के लिए कमेटी में सीजीआई को मोदी ने बाहर कर दिया। अरे कल अमित शाह ने कहा कि 1950 से लेकर के 2023 तक इलेक्शन कमीशन के चुनाव के लिए ना तो कोई नियम थे, ना कोई परंपरा थी, कोई सिस्टम ही नहीं था, केवल प्राइम मिनिस्टर की मनमर्जी से तय होता था। और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सुझाव दिया था
कि चुनाव आयोग में कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल प्रक्रिया अपनाई जाए। ये कोर्ट का सुझाव था और ये कहा था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, कि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक एक कमेटी हम बना देते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद, और पीएम की सहमति से एक मंत्री उसमें रहेंगे। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और उसके बाद जाहिर है उसमें सीजीआई उसमें नहीं थे, तो इन्होंने कह दिया कि आपने सीजीआई को निकाल दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई डायरेक्शन ही नहीं था, और केंद्र सरकार ने बल्कि पहली बार आजादी के सन 50 में संविधान अडॉप्ट हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग बना है, 73 साल बाद सरकार ने एक कानून बनाया और एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था बनाई गई, उसमें सारे नियम लेट डाउन जो तय किए गए, और ये उल्टा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये और जो 2023 से पहले कोई नियम था नहीं। 2023 से पहले सीजीआई भी नहीं था। हाँ, और दूसरा और तीसरा झूठ ये बोला कि आपने कानून बना करके जो है सीसीटीवी फुटेज को 45 डेज के बाद डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया। ये भी झूठ बोला। 1950 से ये आरपी एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कि 45 डेज के अंदर इलेक्शन के बाद यदि कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकती है, और वरना उसके बाद जो है उस इलेक्शन से जो जुड़ा रिकॉर्ड है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना कैमरा था, या सीसीटीवी नहीं था, तो इसलिए उसी नियम के तहत आज भी ये किया गया कि भाई सीसीटीवी फुटेज अगर कोई मुकदमा नहीं होता है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। और 545 लोकसभा सीटों की और 2000 से अधिक विधानसभा सीटों की सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करना इज ए स्टुपेंडस टास्क। तो ये भी झूठ बोला। तो आप ये सोचिए, जब इतनी झूठ की बुनियाद पे ये इन लोगों ने, अपोजिशन ने, कांग्रेस ने इस डिबेट की मांग की थी, तो क्या तैयारी रही होगी। और ये भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में, जिसका इतना शानदार इतिहास रहा है, जिसने देश को एक से एक स्टालवर्ट नेता दिए हैं, उस पार्टी में का जो पार्लियामेंट्री एक्यूमेन है, उस पार्टी का जो संसदीय कौशल है, जो उसकी तैयारी है, उसका ये लेवल हो गया है कि राहुल गांधी की अपनी प्राइवेट टीम है, और वही 4 लोग इसका भाषण लिखते हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ कहा कि भाई आपके स्पीच राइटर कौन है। यानी उन्होंने इस बात को साफ इशारा किया कि राहुल गांधी के भाषण में कोई भी कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया है, और इस स्पीच में कोई जो है पॉलिटिकल कंटेंट नहीं है। केवल राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए कि अमित शाह पे अटैक करो, और जो है और प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करो, और ये दिखाओ कि वो डिफेंसिव पे आ गए और हम ऑफेंसिव हैं। और कल राहुल गांधी ने ये कोशिश की कि अब कि मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उस पर बात करिए। तो ये कुल मिलाकर के आपको टेम्परेरी एक दिन के लिए सोशल मीडिया में कुछ बाइट्स मिल सकते हैं, कुछ उसमें मीम बन सकते हैं, एक आध वीडियो बन सकते हैं, आपको लगेगा कि आप अपने समर्थक वर्ग के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गए, और आप में भट्ट साहब, राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोक कर और ये कह करके कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पहले आप उसका जवाब दीजिए, ये फिर से एक तरीके से अज्ञानता का परिचय दिया। अपनी मठाधीशी का परिचय दिया। आप अहंकार से कितने डूबे हुए हैं, और आपको संसदीय जो प्रक्रिया है उसकी कितनी अज्ञानता है, इसका भी परिचय दिया। देश का गृह मंत्री बोल रहा है, आप ही के सवालों पर जवाब दे रहा है, और आप बीच में हस्तक्षेप करके उनको एक तरीके से निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह ने ठीक हड़का दिया उनको एक तरीके से। बाबा जी नहीं, ये हाउस का कंटेम्प्ट किया कर राहुल गांधी ने। ये होम मिनिस्टर के प्रति ये उनका जो कंटेम्प्चुअस बिहेवियर था, इसकी अलग से निंदा की जानी चाहिए थी। उन्होंने मतलब और इस तरीके से कभी इंटरव्यू नहीं किया जाता है।
आप केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीख करते हैं, आप उनका वो जो इंटरोगेशन नहीं कर रहे थे। वो जो उनके आसपास की चापलूस मंडली है ना, हाँ। जिनमें वो बैठ करके शेखियां बघारते होंगे, ये हाँ। केवल उनकी वाहवाही लूटने के लिए और उनको ये बस। शो करने के लिए कि देखो मैं इतना ताकतवर हूं, मैं गृह मंत्री को भी बीच में टोक करके हड़का सकता हूं और उनको कह सकता हूं कि पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ये जो शेखी खोरी है ना, ये ही लेकर के डूब रही है, गलतफहमी लेकर के डूब रही है। बाबा जी, जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे, किस तरीके से वोट चोरी करके केवल 30 में से 2 वोट मिले थे और 28 वोट सरदार पटेल को मिले थे, और फिर भी वो 2 वोटों वाला प्रधानमंत्री बन गया। इससे बड़ी महा वोट चोरी और कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य घोषित कर दी गई कि अगले 6 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकती। प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई। यानी जो वोट चोरी की थी रायबरेली में, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा साहब ने खारिज किया था। तीसरा, सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता ली भारत की, शादी के 15 साल बाद, और 1980 में वो मतदाता बन गई। यानी सिटीजन बनने से 3 साल पहले मतदाता बन गई। तो जब अमित शाह ने ये सारे किस्से सुनाए, सारी हकीकत बयान की, तो ये ना केवल लोकसभा की कार्रवाई में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, बल्कि देश को भी पता लगा कि इनके वंश के ही 3 स्टॉल लीडर किस तरह की वोट चोरी कर चुके हैं। ये तो प्रधानमंत्री को वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, ये तो अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में ये साबित कर दिया कि इनके अपने खानदान में ही बड़े बड़े वोट चोर पड़े हुए हैं। सर, अमित शाह कुछ भी साबित कर दें, राहुल गांधी ने किसी तर्क को सुनना ही नहीं है, तर्क की बहस उन्होंने करनी ही नहीं है। सर, राहुल गांधी की एक पॉलिसी है, स्पिट एंड स्कूट, थूको और भाग जाओ, आरोप लगाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ, संसद छोड़ के भाग जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ। सर, उसका एक कारण है। देखिए, पुराने समय में देश में अशिक्षा थी, शिक्षित लोग कम थे, और कांग्रेस ने जो अपना वोट बैंक बिल्ड किया ना सर, उसके मुख्य लोग कौन थे भाई? सवर्ण जातियों के अलावा मुख्य थे मुसलमान, आदिवासी और दलित। मुसलमान, आदिवासी, दलित, तीनों में शिक्षा का अभाव था, तीनों गरीबी से ग्रस्त थे। तो कांग्रेस ने एक महसूस किया कि यार, अशिक्षा और गरीबी जितनी ज्यादा रहेगी उतना मेरा वोट बैंक ज्यादा रहेगा। इसलिए इन्होंने गरीबी भगाओ, गरीबी मिटाओ जैसे नारे तो दिए, पर सचमुच गरीबी मिटाने के लिए और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश में कभी कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाया। पहली बार मोदी सरकार ने आके इस देश से सचमुच गरीबी का उन्मूलन करने के लिए ठोस कार्यक्रम चलाए, जिनका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से खींच लिया। सर, मैं अभी 15 दिन गांव लगा के आया हूं। माता जी का जब देहांत हो गया तो उनकी 13वीं के पश्चात 2-3 दिन बाद तक हम लगभग 15-16 दिन में गांव रहा। जी जी। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा जो गांव की गरीबी और गांव के डेवलपमेंट को नापने का एक सिंपल पैमाना है, मेरे गांव की मुसहर बस्ती, जो कि दलितों में भी महादलित होते हैं, और
सबसे बड़ा वंचित वर्ग इस देश में यदि आज भी कोई बचा है तो मुसहर है। मैं तो सीधे सीधे मुसहर बस्ती में डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है इससे देश का टेम्परेचर नाप लेता हूं सर। 15 दिन रह के आया हूं सर। 6 नई मोटरसाइकिल हमारी मुसहर बस्ती में दिखाई दी। और मुसहर बस्ती के 90% घर पक्के हैं, उनमें बिजली है। 90% घरों में, लगभग 28 या 30 घर हैं मुसहर बस्ती में, 90% से ज्यादा घरों में उज्ज्वला के कनेक्शंस हैं, बिजली के। पानी, हाँ। पेयजल की व्यवस्था टैंकी वाली घर के अंदर डिलीवरी है, हर घर में शौचालय है। ये मुसहर बस्ती का है डेवलपमेंट। बाकी शहर की तो, बाकी गांव की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों को मात कर रहा है सर। पहली बार सचमुच किसी सरकार ने, अच्छा मैंने मुसहर बस्ती में पता लगाया कि मैंने कहा इस बस्ती का वोट किसको जाता है, 100% बीजेपी को जाता है, जो एक जमाने में कांग्रेस के या भाकपा माले के या आदिवासी समाज है। ये खुद को वनवासी लिखते हैं, अपना सरनेम आजकल वनवासी लिखते हैं हमारे यहाँ। तो सर जितनी ज्यादा इस देश से गरीबी और अशिक्षा दूर होगी, कांग्रेस का वोट बैंक उतना ज्यादा खतरे में आएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि मेरे वोटर जो हैं वो गरीब बने रहें और अनपढ़ बने रहें। उनको मैं जैसे मर्जी झूठ बोल के बहका दूं, कोई भी झूठ बोल के उनको बहला फुसला के उनका वोट ले लिया जाए। ये बहला फुसला के झूठ बोल के वोट देने की जो पॉलिसी नेहरू के जमाने से चली आ रही है, इनको लगता है कि भारत आज भी उतना ही भोला भाला है सर, है नहीं। जबकि गांव के लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं, गांव के बच्चे बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है। मैं मुसहर बस्ती की बात कर रहा हूं। मैंने इस बार सर क्या हुआ, क्या एरिया की पूरी मेंटेनेंस थी और बहुत सारा हेल्प चाहिए होती है, तो हमने उनको अपॉइंट किया। लगभग 10 लड़के लगभग 10 दिन तक लगातार मेरे घर पे काम करते रहे सर। सबको, किसी ने भी कैश पेमेंट नहीं मांगी, सबको यूपीआई से पेमेंट किया गया। तो सर कहने का ये मतलब है समाज बदल गया है, देश बदल गया है, परंतु राहुल गांधी आज भी 1950 वाली पॉलिटिक्स इस देश में चला रहे हैं कि कुछ भी झूठ बोलो और भाग जाओ। पर सर नहीं, दुनिया बहुत चालाक हो गई है सर। आज राहुल गांधी के झूठ और फरेब के चक्कर में भारत का वोटर, भारत का नागरिक नहीं फंस रहा, और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को पता नहीं है कि वो 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, और क्यों हार रहे हैं, क्यों पब्लिक उनको रिजेक्ट कर रही है, क्यों बार बार? सर उनको खूब मालूम है, परंतु उन्होंने, ये इनकी टूल किट आती है बाहर से। और सर ये जितने भी बयान देते हैं, ये इंडियन मीडिया को एड्रेस नहीं कर रहे होते। ये जब संसद में भी बोल रहा होता है व्यक्ति, तो ये भारत की संसद को, भारत के सभापति को एड्रेस नहीं कर रहा होता है। ये इसका जो हैंडलर विदेश में बैठा है ना, उसको सुना रहा होता है कि देखो जैसा तुमने मुझे सिखाया था ना, वैसा मैंने बोल दिया। ये वॉशिंगटन पोस्ट और वो जो विदेशी पत्रकार और अखबार है ना सर, अल जजीरा को हेडलाइन यहां से देता है, कि भारतीय अखबारों के लिए हेडलाइन नहीं क्रिएट करता है। और ये आप देख लीजिएगा, विद इन अ वीक ये देश छोड़ के फिर जाएगा नई टूल किट लेके आने के लिए। 15 को जा रहा है जर्मनी, 15 को जा रहा है ना, कि भारत में किसी को पता नहीं होगा इसका। अच्छा संसद अभी चल रही होगी, संसद सत्र बीच में छोड़ के ये आदमी जाएगा, फिर बोलेगा मुझे संसद 19 तक है, संसद 19 तक है जी, और 10 से ज्यादा विधेयक पास होने हैं, तो ये जा रहा है। कर लीजिए, क्या करेंगे आप इसका? फिर वहां जाके झूठ बोलेगा कि मुझे तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जी ओंकार जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है कि ये जो गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं से सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि अब गांव से शहरों की ओर जो पलायन है वो बहुत कमी आई है। उसमें तमिलनाडु के त्रिपुर को, जो वहां का टेक्सटाइल टाउन है, वहां पे कई 100 इकाइयां इसलिए बंद हो गई हैं कि जो कोविड में यूपी का लेबर वहां से लौट के आया था वो वापस गया ही नहीं।
और इससे अर्बन एरिया में जो पलायन कम होने से शहरों में भी जो है जो भीड़ बढ़ रही थी और स्लम एरिया बढ़ रहे थे, झुग्गी झोपड़ी का इलाका बढ़ रहा था, वो कम हुआ। और गांवों में जब उनको जो है सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो उसकी, तो वो खुद भी तो कुछ करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो गांवों का जो फर्टिलिटी रेट है, जो बर्थ रेट है, वो स्टेबल हो रहा है। आबादी में जो एक इम्बैलेंस आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, वो भी अब ठीक हो जाएगी। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है प्रोफेसर शमिका रवि, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है कि ये जो आवास है, एलपीजी है, पीएम किसान सम्मान योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं का गांव की इकोनॉमी में क्या अंतर आया है। इसके ऊपर जो है बहुत डाटा अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी उससे पूर्णतः अनभिज्ञ होंगे। आप रुकिए 5 साल और आपको समाज में बहुत व्यापक परिवर्तन और दिखाई पड़ेगा। और इस डिबेट में लगातार ये कहा गया, बीजेपी की ओर से अन्य लोगों ने भी कहा कि ईवीएम की वजह से आप बूथ लूटना आपके लिए मुश्किल हो गया है। और कल अमित शाह ने यह भी बताया कि ईवीएम के लिए आरपी एक्ट में अमेंडमेंट मार्च 1989 में हुआ था, 89 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और ईवीएम से राष्ट्रव्यापी लोकसभा चुनाव पहली बार 2004 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और बीजेपी या एनडीए हार गया था, अटल जी पीएम नहीं बने थे। तो ये पूरा का पूरा झूठ का जो इनका व्यापार है, इन्होंने ये इनके पास 75 इयर्स का अनुभव है झूठ के आधार पर राजनीति करने का। अब एक जो है एक ऐसा नेता आ गया है जो वास्तव में डिलीवर कर रहा है ग्राउंड में। तो इनका झूठ का महल हिल रहा है। और लेकिन उनकी जो एरोगेंस है और जो उनका जो अपमानजनक अंदाज है बात करने का, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, देश की संसद हो, लोकसभा या चुनाव आयोग हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, उनका अंदाज वही जो है राजकुमारों वाला है कि हम तो इस मुल्क के राजा हैं, हमने रूल किया है, हम जो चाहेंगे वो होगा, या जो पीएम चाहेंगे वो होगा। वीरेंद्र जी, मेरा आज मूल सवाल ही ये है, ये बार बार अपने खानदान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको जूते क्यों पड़वा रहे हैं? ये नेहरू की बदनामी क्यों करा रहे हैं? नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने थे, ये क्यों बार बार देश को बतवा रहे हैं? इसके अलावा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी किन स्थितियों परिस्थितियों में लगाई थी, कैसे वोट चोरी की थी, ये क्यों बार बार देश के सामने उगलवा रहे हैं और मीडिया में सुर्खी बनवा रहे हैं? मेरी माँ सिटीजन नहीं थी, फिर भी 3 साल पहले वोटर बन गई, ये क्यों गड़े हुए मुर्दे उखड़वा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइए, और फिर बाबा जी की टिप्पणी भी इस पर। नहीं, देखिए, ऐसा राहुल गांधी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है ये बदलने वाला नहीं है। ये इसी तरीके से बिहेव करेंगे। और मैं तो साफ कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और संघ का जो सोच है कि हमें भारत को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त करना है। तो जैसे जैसे बीजेपी की का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये अभियान देश को औपनिवेशिक माइंडसेट से, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने का अभियान आगे बढ़ेगा, अभियान तेजी पकड़ेगा, तो कांग्रेस को उससे बहुत पीड़ा होगी। और लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास इस अभियान का कोई उत्तर नहीं होगा। और वो केवल उनका उत्तर यही होगा जो राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से लोकसभा में आचरण किया, गाली देना, नहीं, मैं ये अपमानजनक बोलना। एक्चुअल में वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं तो राहुल गांधी की मानसिकता समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इनको इतिहास बोध नहीं है कि अतीत में इनके ही वंशजों ने किस केवल तरीके सर से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हमारा अधिकार है बस। और उनकी मानसिकता को एक शब्द में आप डिफाइन कर सकते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। पीएम बनना हमारा अधिकार है, ये नरेंद्र मोदी कौन है? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ही तो है जो राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह कैबिनेट से जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ था उसको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ये हालत ये ऐसा मतलब तो ये ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बाबा जी कि राहुल गांधी को लग रहा हो
कि इतने दशकों तक जो लोग हमें वोट देते रहे, हमारी सरकारें बनवाते रहे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, अब उनकी सरकार बनवा रहे हैं। तो हमारे ये वोट जो है, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिए हैं। सर एक बात थोड़ी सोचने वाली है, राहुल गांधी के खानदान का ये दावा रहा है कि इस देश को आजादी नेहरू गांधी परिवार ने दिलाई है। यस, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को आजादी दिलाई है। और अच्छा, मुसलमानों का एक कुतर्क है कि अंग्रेजों ने शासन जो है, राज जो है, ये भारत जो है, चूंकि मुसलमानों से लिया था, मुगलों से, मुगल राजा थे, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अब अगर अंग्रेज कब्जा छोड़ के जा रहे हैं तो सत्ता जो है मुसलमानों के हाथ में सौंप के जाएं, एक ये विचार था। सर वैसा ही एक पैरेलल विचार है कि नहीं, चूंकि आजादी कांग्रेस ने और नेहरू नकली गांधी परिवार ने दिलाई है, नेहरू खानदान ने दिलाई है, इसलिए शासन करने का अधिकार सिर्फ नेहरू खानदान को है। एक तो इनकी ये गलतफहमी है। दूसरी एक चीज नोट करिए सर, 2014 तक ये इस बात में एकदम सच्चाई है कि नेहरू खानदान के नाम पे, इंदिरा गांधी, गांधी परिवार के नाम पे भारत वाकई वोट करता था। आज भी नेहरू गांधी परिवार को 10-12 करोड़ वोट मिलते हैं। आप बताइए ना, भारत में और कौन सा दूसरा नेता है, मतलब मोदी के अलावा, मोदी या योगी जी या एक दो और भाजपा नेताओं को अगर छोड़ दें तो कौन नेता है भारत में जिसको कि 10 करोड़ वोट मिल जाएंगे? नेहरू गांधी खानदान को आज भी सत्ता में आने लायक नहीं मिल पाते, पर 10-12 करोड़ वोट तो आज भी नेहरू गांधी खानदान को मिल रहे हैं ना। तो सर उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सर बोल रहे हैं ना कि हमारे अलावा और किसी को सत्ता का हक ही नहीं है। गलती की तो क्या हुआ सर? हम लोग कहते हैं वो गाड़ी को डेंट लग गया, तो गाड़ी कैसे, गाड़ी को खरोंच लग गई, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार, जो गाड़ी रोड पे चलेगी उसी को ना डेंट लगेगा, जो गाड़ी 24 घंटे गैराज में खड़ी रहेगी उसको कैसे डेंट लग जाएगा? वो तो नई नकोर रहेगी सारी जिंदगी। तो जिसने शासन किया उसी ने गलतियां की, जो राजा बनेगा वही ने गलतियां करेगा। चलो गलती हुई तो हुई, राजा साहब से हो गई गलती। सर ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये कहता है कि ठीक है तो क्या हुआ, पर इसके बावजूद, और दूसरी बात है, ये इतने आसान फरामोश लोग हैं, हमारे परिवार को वोट नहीं दे रहे, इनके वोट का अधिकार सिर्फ हमको है। सर ये जो गरूर है ना इनके दिमाग में, राजा होने की सर ये लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, परंतु इनके अंदर सामंतशाही, इनके अंदर राजशाही कूट कूट के भरी हुई है। ये इस लोकतंत्र की आड़ में अपने खानदान की राजशाही चलाना चाहते हैं। इसलिए अच्छा, जो राजा होता है सर, वो वही भट्ट साहब की बात एकदम सच है, सिर्फ वही जो गुरूर है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हमारे अलावा किसी को सत्ता का हक ही नहीं है, हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, हम राजा हैं। और ये तुमने चाय वाला कैसे बैठा रखा है, इसको हटाओ। अगर उससे नहीं हटता है तो जेनजी तुम सड़कों पर उतरो, फूंक दो, सबको जला दो और मुझे गद्दी पे बैठाओ, क्योंकि राजा का बेटा मैं हूं। सर ये है मूल कारण, ये है जी। भट्ट साहब, अभी बाबा जी ने कहा कि इन लोगों को ये गलत फहमी है, और ये एक्चुअल में पाठ्य पुस्तकों में भी इन्होंने करा दिया, जिनके जरिए भी करा दिया जी। लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि गांधी नेहरू परिवार की वजह से ही आजादी मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह,
राजगुरु, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अनंत, अनेक सहस्रों हजारों जिन्होंने बलिदान दिया, सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उनका कहीं कोई नाम नहीं है पाठ्य पुस्तकों में। इसी गांधी नेहरू परिवार और कुछ भ्रमित गीतकारों ने भी लिख दिया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ताल जो है वो आजादी दिला दी हमें। इस तरह के गीत जो है वो रचवा दिए गए। क्या वाकई इस खानदान ने आजादी दिलवाई? और दूसरी बात ये कि किस कीमत पर आजादी मिली थी? 10 लाख लोग कत्लेआम मारे के गए। शिकार हो गए थे। 2 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हुए थे, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, अपनी जड़ों से कटने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। ये तो काला अध्याय है, काला इतिहास है। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो इस देश से, और जो उस समय आजादी के समय, बंटवारे के समय मारे गए थे, उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये तो माफी के काबिल भी नहीं है। चौधरी साहब, 1885 में इटावा का जो अंग्रेज डीएम था, जिसे यानी यानी कलेक्टर जो था एओ ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी एज ए सेफ्टी वॉल कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, ऐसी घटना दोबारा ना हो। 1985 में कांग्रेस के गठन के 100 साल पूरे हुए थे। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तब कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के 100 साल पे पुस्तक छापी थी। वो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। उसमें सरदार पटेल तक का जो उल्लेख है वो फुटनोट पे है। आप बताइए। आप सरदार पटेल जो वास्तविक रूप से आधुनिक भारत राष्ट्र के निर्माता हैं, जिन्होंने 568 रियासतों का भारत में विलय कराया, जिन्होंने हैदराबाद का एक्शन लिया, जिन्होंने जूनागढ़, जहां पे सौराष्ट्र रीजन में जहां सोमनाथ मंदिर स्थित है, उसका भारत में विलय कराया, हैदराबाद का कराया, जम्मू कश्मीर में तो अगर सरदार पटेल चाहते तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। उन तक का कोई जिक्र नहीं है। और सारी प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम का जितना इतिहास है, उसको पूरा पूरा एक परिवार ने हाईजैक कर लिया, नेहरू ने। बस समस्या यहां से शुरू होती है। और कांग्रेस जो है 40-50 के दशक में, नेहरू के दौर में बहुत समृद्ध पार्टी थी, बहुत ही रिच लीडरशिप थी। और ये भी बात सही है कि जो राज्यसभा और लोकसभा में भी कहा गया कि उस समय 28 प्रदेश अध्यक्षों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो वोट मिले थे नेहरू को, एक मिला था पट्टाभी सीतारमैया को। तो ये पूरा पूरा जो इस देश का इतिहास है पिछले 100 साल का, उस पे एक परिवार की मोहर, एक परिवार। तो जब जब जो है और जब आप अपने अतीत में जो भी आपका इतिहास फर्जी लिखा गया है, मुगलों को राष्ट्रीय नायक बता दिया गया है, उनको हमारा चाचा ताऊ बताया गया है, मुगलों के नाम पे दिल्ली की सड़कें रख दी गई हैं, नेहरू के नाम पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की फर्जी किताब लिखी गई है, जिसके वास्तविक लेखक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर इरफान हबीब के पिताजी मोहम्मद हबीब थे वास्तविक रूप से लेखक। तो ये सब जो किया गया है, जिस तरीके से इन्होंने जो इतिहास को इन्होंने जो नष्ट भ्रष्ट किया है, वेंडलाइज किया है, भारत के प्राचीन अतीत को नष्ट किया है पूरा, और उसको भारत के लोगों की स्मृति से बिल्कुल इरेज करने का, उसको मिटाने का, भारत के लोगों को संस्कार विहीन बनाने का जो काम किया है कांग्रेस के समय में नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो ये सब चीजों को अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप जो है एक आर्थिक महाशक्ति का बनाने का जो सपना पीएम ने देखा है बाई 2047, आप इंडिया इज ए सॉफ्टवेयर, इज ए हार्डवेयर। जो इसकी संस्कृति है वो इसका सॉफ्टवेयर है। अगर आपका 2 लाख का आईफोन है, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं है तो एक लोहे का टुकड़ा है। तो भारत एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीवित आत्मा है, जीवित देश है। आज कांग्रेस का इतना पतन हो गया है कि ये 1940 की मुस्लिम लीग बन गई है। आज इसका कोई नेता भारत माता कहने में को तैयार नहीं है। अरे ओवैसी को छोड़िए, कांग्रेस के नेता वंदे मातरम को मानने को आज तैयार नहीं है।
तो ये सब जो समस्या यहां से शुरू हुई है। इन्होंने जयप्रकाश नारायण को बाहर कर दिया, लोहिया को बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, केवल नेहरू हैं। नेहरू के बिना भारत राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। इस अवधारणा से लोहिया लड़े, इस अवधारणा से पूरा जनसंघ लड़ा, भारतीय जनता पार्टी आज भी लड़ रही है। तो ये टकराव होगा और ये पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही इसका समाधान निकलेगा। आप रुकिए, दो लोकसभा चुनाव और होने दीजिए, इनकी अकड़ ऐसे ही जाएगी। और इनका जो इनका पॉलिटिकल जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके संगठन की जो ताकत है, इनकी समाज से संवाद करने की जो ताकत है, इनकी समाज में अपील करने की जो ताकत है, वो लगातार इरोड हो रही है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश की समावेशी, इंक्लूसिव और मध्यमार्गी राजनीति का जो पॉलिटिकल ग्राउंड था, वो पूरा इन्होंने वेकेट किया है। और जिस तरीके से बीजेपी ने उसको पूरा हाईजैक कर लिया है, तो जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक समावेशी इंक्लूसिव पार्टी बन गई है बीजेपी इन 15 सालों में, इसको हिला पाना कांग्रेस के लिए हमारे आपके जीवन काल में तो संभव नहीं है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। हाँ, संभव है अगर कांग्रेस अपने को री इन्वेंट करे, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से व्यवहार करे, और केवल एक नेता ने उसको अपनी जो है एक जेबी संस्था बना लिया है कांग्रेस को। भाई, कांग्रेस के आज भी लोकसभा राज्यसभा में मिला करके 150 MP है ना। कांग्रेस इतनी लाचार पार्टी तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी विषय पर कभी उसका कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो राहुल गांधी करेंगे। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, वो भी ये कहते हैं कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। अरे भाई, आप अध्यक्ष हैं, फैसला आप करेंगे या ये राहुल गांधी करेंगे? राहुल गांधी किस कैपेसिटी में करेंगे? वो केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस को अगर अपने को जो उसका पूर्व में जो उसका संगठन सुप्रीम था, जिस तरीके से नेहरू के जमाने में संगठन को नेहरू अपने जीवन काल में कांग्रेस के संगठन को कमजोर नहीं कर पाए, लेकिन इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया था कि यदि कांग्रेस का संगठन रहेगा तो जो मेरा प्राइम मिनिस्टर का पद पर दावा है वो कमजोर रहेगा और मेरे लिए इस पद पे बने रहना मुश्किल हो जाएगा। संगठन को नष्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1969 में राष्ट्रपति पद के ऑफिशियल कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हरवा तक दिया। उसके बाद इमरजेंसी लगी 75 में। उसके बाद से लगातार कांग्रेस में संगठन को नष्ट करने का काम चल रहा है और आज भी वो स्थिति जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। पिछले 35-40 सालों में यूपी में आप एक नेता का नाम नहीं बता सकते जिसको कांग्रेस ने ग्रूम किया हो, जिसको आगे बढ़ाया हो। एक नेता का नाम आप नहीं बता पाएंगे। तो ये अगर स्थिति कांग्रेस ने नहीं बदली, एक पॉलिटिकल पार्टी का संचालन जिस तरीके से होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी का संचालन, देयर इज ए स्ट्रक्चर्ड हायरार्की। तो अगर स्ट्रक्चर्ड हायरार्की जो बीजेपी में है, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है संगठन के आधार पर, और ये प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अकेले तानाशाह सारे फैसले वो करते हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। इतनी बड़ी पार्टी एक व्यक्ति के तानाशाही के बल पे चल ही नहीं सकती। एक व्यक्ति की तानाशाही के बल पर कांग्रेस को चलाने का प्रयास हो रहा है और उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्या हो रहा है? पार्टी की लगातार दुर्गति हो रही है। राहुल गांधी अब तक 96 चुनाव हार चुके हैं। जी, एक करेक्शन कर दूं, कांग्रेस के अब दोनों सदनों में 150 भी नहीं बचे। अच्छा, वो 100 के ऊपर तो है। इनके 100 के ऊपर हैं। राज्यसभा में कुछ महीने पहले तक 26 थे। अच्छा जी, काफी कम हो गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी और बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चर्चा को, वीडियो को अग्रसारित करें, फॉरवर्ड करें, साझा करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, बेल आइकॉन में ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहे।
बाबा जी के 2 चैनल हैं, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।